गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आई एम प्रिंस त्यागी, लेक्चर मैकेनिकल। सो आज का वीडियो जो है फ्रेंड्स, उसमें हम बात करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में, उसके साइकिल के बारे में, फंक्शनिंग के बारे में, और इसका जो सीओपी है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम भी बनाया है। तो ये जो वेपर साइकिल है उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, यानी कि ये भी सिमिलर है वेपर कंप्रेशन जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, वीसी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसी के जैसा ही है। क्योंकि इसमें भी जो हमारे रेफ्रिजरेंट हैं वो फेज चेंज करते हैं, लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड। और ये भी हमारा जो वेपर डोम होता है, वेपर डोम में ही ये वाला साइकिल भी फंक्शन करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस क्या है? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कंडेंसर है, उसके बाद यहाँ पर एक एक्सपेंशन वाल्व है, इवेपोरेटर है। ये तो सेम है जैसे कि हमारे वीसी साइकिल में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमने अलग से डॉटेड में दिखाया है, जिसको यहाँ पर थर्मल कंप्रेसर भी बोला गया है, ये इसमें अलग से यूज करते हैं। किसकी जगह पे? कंप्रेसर। जो हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम में एक कंप्रेसर यहाँ पे यूज करते हैं, तो उस कंप्रेसर को हटा के हम क्या यूज करते हैं, ये कुछ इक्विपमेंट से उसको रिप्लेस कर दिया। जैसे कि एक जनरेटर है, एब्जॉर्वर है और एक पंप है, और साथ ही एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। तो इन इक्विपमेंट को हम यूज करते हैं किसकी जगह पे? कंप्रेसर की जगह पे। तो ये डिफरेंस है इसमें और वीसी साइकिल में, अगर हम इक्विपमेंट वाइज देखें तो ये सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंडेंसर, expansion device and evaporator as in VC system. In addition to this, an absorber, a pump, a generator and a pressure reducing valve to replace the compressor. तो कंप्रेसर जो है, जो VC साइकिल में जो हम कंप्रेसर यूज करते हैं, उसकी जगह हम ये चार इक्विपमेंट लगाते हैं और कंप्रेसर को हटा दिया जाता है। बाकी सेम है जैसे कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, जो कि हम VC साइकिल में भी यूज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इन इक्विपमेंट को हम क्यों यूज करते हैं और क्या फंक्शन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन वीसी सिस्टम, कंप्रेसर मेक्स द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इन साइकिल। इन वीआरएस, फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज अकम्प्लिश्ड बाय थ्री इक्विपमेंट: एब्जॉर्बर, पंप एंड जनरेटर। तो जो कंप्रेसर का काम था वीसी साइकिल में फ्रेंड्स, वो क्या था? वो रेफ्रिजरेंट का मूवमेंट मेंटेन कर रहा था। एक तो उसका प्रेशर इंक्रीज करना, और दूसरा जो पूरा साइकिल है उसमें रेफ्रिजरेंट को फ्लो करना, ये काम था हमारा कंप्रेसर का। क्योंकि कंप्रेसर ही एक ऐसा इक्विपमेंट था जिसको हम बाहर से वर्क कर रहे थे और वो रेफ्रिजरेंट को चला रहा था, एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट तक रेफ्रिजरेंट के फ्लो को मेंटेन कर रहा था। तो ये दोनों काम यहाँ पर जो करते हैं वो इक्विपमेंट करते हैं एब्जॉर्बर, पंप एंड जनरेटर। ये तीनों इक्विपमेंट मिलकर कंप्रेसर का काम करते हैं, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है उसको पूरे सिस्टम में या पूरी साइकिल में उसको मेंटेन करते हैं। इनपुट रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे हम हमारा जो इनपुट यानी कि जो वर्क होता है, वर्क डन, वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है हीट की फॉर्म में। जबकि जो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है उसमें हमारा होता है मैकेनिकल वर्क की फॉर्म में, क्योंकि हमें शाफ्ट पावर, एक जो कंप्रेसर है उसको हम चलाते हैं किसकी मदद से? मोटर की मदद से। जबकि यहां पर हम क्या करते हैं? जनरेटर में हम हीट सप्लाई करते हैं। जो मेन हमारा वर्क डन है वो हीट की फॉर्म में है। यहां पर ये आप देख सकते हैं क्यू इन, और ये कहां पे हो रहा है? जनरेटर में। क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा हीट इनपुट है, तो इस सिस्टम को हम हीट ऑपरेटेड या थर्मल एनर्जी सिस्टम भी बोलते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये हीट जो है उसको हम लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं। लो ग्रेड एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि हीट से जब हम वर्क आउटपुट लेते हैं
तो हमारा कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर होता है। जबकि जो हमारा मैकेनिकल पावर होती है या शाफ्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं हाई ग्रेड पावर, क्योंकि हमने हीट को यूज करके एक टरबाइन में या एक टरबाइन को चलाया और उस टरबाइन को चलाने से हमें मैकेनिकल पावर मिली। तो मैकेनिकल पावर जो है हमारी हाई ग्रेड एनर्जी, हमने हीट से यूज करके उसको जनरेट किया है। और अगर मान लीजिए कोई मोटर अगर हमारा चल रहा है तो उसके साथ हम जिस भी चीज को कपल करेंगे तो ऑलमोस्ट 100% हमारी एनर्जी ट्रांसफर उसमें हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारी मैकेनिकल पावर होती है वो होती है हाई ग्रेड एनर्जी, जबकि जो हीट एनर्जी को हम बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी। तो यहाँ पे ये भी एक फर्क है कि जो हमारा यहाँ पर इनपुट है वो लो ग्रेड एनर्जी है, जबकि जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उसमें हम हाई ग्रेड एनर्जी यूज करते हैं। तो जब क्योंकि हम यहाँ पे इस सिस्टम में हीट को एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या जो हमारी वेस्ट हीट है, वेस्ट हीट और सोलर एनर्जी जो हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम चलाने के लिए। वेस्ट हीट हमें फ्रेंड्स कहां कहां अवेलेबल होती है, जैसे हमारे शुगर मिल्स होते हैं वहां पर बहुत सारी वेस्ट हीट हमारे पास अवेलेबल होती है, क्योंकि हम वहां पर स्टीम को यूज कर रहे होते हैं बहुत सारे फंक्शन में, और जो स्टीम हमारी टरबाइन के आउटपुट में हमको मिलती है उसमें बहुत सारी हीट एनर्जी बची होती है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ऐसे ही कहीं पर अगर हमको सोलर एनर्जी मिल रही है काफी अधिक मात्रा में, तो सोलर एनर्जी से जो हीट जनरेट हो रही है उसको हम यूज कर सकते हैं हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को रन करने के लिए। दूसरा, द कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूज नेचुरल रेफ्रिजरेंट सच एज वाटर और अमोनिया। तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं फ्रेंड्स वो यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में। इसमें दो रेफ्रिजरेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसे एक कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास वाटर अमोनिया और एक और कॉम्बिनेशन होता है वाटर लिथियम ब्रोमाइड। तो दो रेफ्रिजरेंट एंड एब्जॉर्बेंट का एक कॉम्बिनेशन यूज करके हम इसको चलाते हैं। आप देखते हैं फ्रेंड्स ये फंक्शन कैसे करता है। इन सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम रेफ्रिजरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग टू वेसल विद वन वेसल कंटेनिंग प्योर सॉल्वेंट एंड अदर कंटेनिंग ए सॉल्यूशन। तो इसमें बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स कि दो कंटेनर हमारे होते हैं या दो वेसल होते हैं, जिसमें एक में तो प्योर हमारा सोल्वेंट होता है जिसमें कि दूसरा मटेरियल हम मिलाते हैं या उसमें उसको वो घोलने का काम करता है, और एक में होता है हमारा सॉल्यूशन। जैसे कि आप समझ सकते हैं अगर हम वाटर में सॉल्ट मिलाएं, मतलब पानी में अगर हम नमक मिला दें तो उससे क्या होता है उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही यहां पे भी होता है कि जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबकि दोनों का वेसल्स का प्रेशर हमारा सेम रहता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो हाइयर टेम्परेचर है उसके मुकाबले जो दूसरा वेसल है जो प्योर है सॉल्वेंट वाला उसका टेम्परेचर कम होगा, और हम जो लोअर टेम्परेचर वाला वेसल है उसी को यूज करते हैं कूलिंग के लिए। सो हम साइकिल अगर हम स्टार्ट करें इवेपोरेटर से, यहां से अगर हम फ्रेंड्स इवेपोरेटर से साइकिल को स्टार्ट करें तो ये कैसे रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट विद लो क्वालिटी एंटर्स द इवेपोरेटर एंड वेपराइज बाय प्रोड्यूसिंग यूजफुल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। सो हमारा जो एक्सपेंशन वाल्व है, एक्सपेंशन वाल्व के बाद में हमें क्या मिलता है, एक लो टेम्परेचर लो प्रेशर का रेफ्रिजरेंट मिलता है। कहां पर, हमारा जो इनपुट है इवेपोरेटर का, यानी कि यहां पर अगर हम इसको स्टेट 1 माने तो स्टेट 1 पे हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसकी कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर। फिर वो कहां गया, इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में जैसे कि हम जानते हैं कि यहां पर हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए, तो यहां से रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है तो वो यहां से हीट गेन करेगा। तो जो भी हमको यहाँ पे हमारा सामान है या जहां पे भी रिक्वायरमेंट है तो वहां पे ये हमारी जो हीट जनरेट हो रही है इसको यहां से वो एब्जॉर्ब करेगा और हमें यहाँ पे एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां मिल रहा है हमको, इवेपोरेटर में। ये हमारी साइकिल अगर हम इवेपोरेटर से स्टार्ट करें तो। नेक्स्ट, इवेपोरेटर के बाद में जो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है, वेपर एंटर्स द एब्जॉर्बर।
where it comes in contact with the solution that is weak in refrigerant. तो हमारा जो इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट निकलेगा फ्रेंड्स, वो कहां जाएगा? वो जाएगा एब्जॉर्बर में. एब्जॉर्बर में हमारा जो सोलवेंट यहां पर रहता है, जो इवेपोरेटर की जो यहां पर जो वेपर्स हैं, इवेपोरेटर से जो हमको रेफ्रिजरेंट की वेपर्स मिल रही हैं, उसको वो यहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है. मान लीजिए कि हमारा ये वाटर अमोनिया साइकिल है, तो हमारा वाटर अमोनिया साइकिल है, तो हमें इवेपोरेट उसमें रेफ्रिजरेंट का काम करता है अमोनिया. तो अमोनिया के वेपर्स यहां पर हमको मिले एब्जॉर्बर में, और यहां पर हमारा वाटर है जिसमें अमोनिया की क्वांटिटी कम है. तो क्या होगा? जो अमोनिया के वेपर्स आ रहे हैं इवेपोरेटर से, वो यहां पर वाटर में मिक्स हो जाएंगे. और क्या होगा? यहां का जो सॉल्यूशन पहले जिसमें अमोनिया की क्वांटिटी कम थी, अभी उसमें अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और वो यहां पर वीक सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा? एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाएगा. द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज रिजेक्टेड टू एटमोस्फेयर. अब क्योंकि यहां पर जो वेपर आ रहा है रेफ्रिजरेंट का, वो इवेपोरेटर से हीट लेके आ रहा है, तो क्या होगा? जब ये वेपर वाटर में यहां पर एब्जॉर्ब होंगे, तो वो अपनी हीट कहां भेजेंगे? वो एनवायरमेंट में अपनी हीट को रिलीज कर देगा. उसके बाद जो यहां पर रिच सॉल्यूशन है, जिसमें हमारा वेपर कंटेंट अमोनिया का ज्यादा है, उसको हम एक पंप की मदद से कहां पर भेज देंगे? जनरेटर में. उसको हम कहां भेज देंगे? जनरेटर में. और जो पंप है वो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज करने का काम साथ साथ में करेगा. So the solution that is now rich in refrigerant is pumped to high pressure using a solution pump and fed to generator. जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा यहाँ पर रिच सॉल्यूशन है, उसको हम एक पंप की मदद से जनरेटर में ट्रांसफर कर देंगे. अब जनरेटर में हम क्या करते हैं? जनरेटर में फ्रेंड्स हम करते हैं उसको हीट सप्लाई. जनरेटर हीट एट हाई टेम्परेचर इज सप्लाइड. एज ए रिजल्ट रेफ्रिजरेंट वेपर इज जनरेटेड एट हाई प्रेशर. तो जब जनरेटर में हम हीट सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? यहां पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसकी वेपर जनरेट होंगी, और हमारा यहाँ पे एक सॉल्यूशन किसका है? जैसे कि हमने बताया वाटर और अमोनिया का. तो जब वाटर अमोनिया के सॉल्यूशन को हम हीट सप्लाई करते हैं, तो जो अमोनिया वेपर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. कहां से? वाटर से. क्योंकि जो वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो ज्यादा है अमोनिया के मुकाबले. तो पहले कौन वेपोराइज होगा? अमोनिया. जबकि हमारा वाटर वेपोराइज नहीं होगा. तो हमारे वाटर हमारा यही जनरेटर में रह जाएगा, और सिर्फ हमें आगे क्या जाएगा? यहां पर आगे जाएगा अमोनिया के वेपर्स. और अमोनिया के वेपर्स उसके बाद कहां जाएंगे फ्रेंड्स? हाई प्रेशर अमोनिया वेपर्स इज देन कंडेंस्ड इन द कंडेंसर बाय रिजेक्टिंग हीट ऑफ कंडेंसेशन टू द एटमोस्फेयर. तो जो वेपर्स हमारे जनरेट होकर आ रहे हैं वो कहां जाएंगे? कंडेंसर में. कंडेंसर में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करते हैं. जो हाई प्रेशर वेपर हमारा आ रहा है उसको हम यहां पर कूल करते हैं, और हीट हमारी कहां जाती है? एटमॉस्फेयर में. उसके बाद जो कंडेंसर के बाद में हमें जो लिक्विड या जो वेपर मिल रहे हैं वो होंगे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर. प्रेशर तो उसका सेम रहेगा, लेकिन टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा क्योंकि हीट रिजेक्ट हो गई है कंडेंसर में. सो उसके बाद कहां जाएगा? वो जाएगा फिर एक्सपेंशन वाल्व में. एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सपेंशन वाल्व में जो हमारा वेपर है ये रेफ्रिजरेंट के, उसका हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं, साथ साथ कुछ उसका टेम्परेचर भी यहां पर रिड्यूस होता है. तो द कंडेंस रेफ्रिजरेंट लिक्विड इज देन थ्रोटल्ड इन द एक्सपेंशन डिवाइस एंड देन fed to the evaporator to complete the refrigerant cycle. तो यहां पर जो वेपर हमारे पास आ रहे हैं, हाई प्रेशर जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसका प्रेशर यहां पर रिड्यूस होगा, और लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है वो कहां जाएगा? वापस से इवेपोरेटर में. तो इस तरीके से हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई. और लेकिन आप देखेंगे कि यहां पे हमारा जो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, इसकी अभी तक हमने कोई बात नहीं की है. तो ऑन सॉल्यूशन साइड द हॉट हाई प्रेशर सॉल्यूशन दैट इज वीक in refrigerant is throttled to absorber pressure in
solution expansion valve and fed to the absorber where it comes in contact with the refrigerant vapor from the evaporator। तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे जो हमने जनरेटर में हीट सप्लाई करी तो वाटर और अमोनिया के जो मिक्सचर था उसमें से अमोनिया वेपर्स तो चले गए कंडेंसर में, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा वाटर या फिर वीक सॉल्यूशन। वाटर बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी की अमोनिया के साथ, तो उसको हम जो वीक सॉल्यूशन है उसको एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू पास कराकर, यानी कि उसका प्रेशर रिड्यूस करके कहां भेज देते हैं, एब्जॉर्बर में। और एब्जॉर्बर में वो क्या काम करेगा, क्योंकि इसमें जो ऊपर से हमारा वीक सॉल्यूशन आ रहा है उसमें अमोनिया की क्वांटिटी कम है, तो एब्जॉर्बर में क्या करेगा, वो जो इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट के वेपर आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। सो ये हमारी एक सेकंड पार्ट है साइकिल का ही, कि एक तो हमारा इवेपोरेटर जो रेफ्रिजरेंट है उसका साइकिल है, और दूसरा है हमारा एक वीक सॉल्यूशन का भी साइकिल एक अलग से यहां पर चलता रहता है। फ्रेंड्स, एक और जो कंपोनेंट हमने छोड़ दिया वो है हमारा पंप। यहां पर एक पंप भी हम यूज कर रहे हैं जिससे हम रिच सॉल्यूशन को प्रेशराइज करके कहां भेजते हैं, जनरेटर में। सो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रन द सॉल्यूशन पंप। If we neglect the pressure drop, then absorption system works between condenser and evaporator pressure। तो यहां पर हमारा जो पंप है उसके लिए मैकेनिकल पावर जो हमें चाहिए वो बहुत ही कम होती है अगर हम कंपेयर करें वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो कंप्रेसर है उसके लिए। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड है वो किस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, जबकि जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में है वहां पे हमारे पास क्या है, वो वेपर्स होती हैं। तो वेपर्स को कंप्रेस करने के लिए हमें जो पावर चाहिए होती है वो ज्यादा होती है अगर किसके मुकाबले, अगर हम किसी फ्लूइड को पंप कर रहे हैं। तो यहां पर जो पंप है उसमें हमारा मैकेनिकल वर्क बहुत ही कम होता है, और जनरली जब हम सीओपी कैलकुलेट करते हैं तो इस वर्क को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरा है, अगर हम यहाँ पे प्रेशर सिस्टम देखें तो ये पूरा साइकिल दो प्रेशर के बीच में काम करता है, एक है कंडेंसर प्रेशर और दूसरा है इवेपोरेटर प्रेशर। अगर आप देखेंगे कि यहां पर ये एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है और इधर में है ये हमारा पंप, तो एक्सपेंशन वाल्व के एक तरफ, एक्सपेंशन वाल्व से पहले क्या है, हाई प्रेशर, यहां पर क्या है, हाई प्रेशर, और एक्सपेंशन वाल्व से होने के बाद क्या मिलता है हमको, लो प्रेशर। ऐसे ही जो पंप है, पंप के इनलेट पे क्या है, लो प्रेशर, और पंप उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर में भेज देता है जनरेटर में। तो जो कंडेंसर है और जनरेटर है उन दोनों में हाई प्रेशर है, और जो इवेपोरेटर है और एब्जॉर्बर है दोनों में लो प्रेशर है। साथ ही जो प्रेशर जनरेटर में है सेम प्रेशर हमारा कंडेंसर में भी होगा, क्योंकि जनरेटर से जो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जा रहा है उसका प्रेशर रिड्यूस नहीं होता है कंडेंसर में। प्रेशर कहां रिड्यूस होता है, एक्सपेंशन वाल्व में। तो जनरेटर से स्टार्ट होके कंडेंसर से होते हुए जब तक एक्सपेंशन वाल्व तक रेफ्रिजरेंट आता है तब तक वो हाई प्रेशर में रहता है, और ये प्रेशर थ्रू आउट हम सेम मानते हैं। ऐसे ही एक्सपेंशन वाल्व के एग्जिट से लेके इवेपोरेटर से होते हुए एब्जॉर्बर तक जो हमारा रेफ्रिजरेंट रहता है उसका प्रेशर लो रहता है और सेम रहता है, और पंप की मदद से हम फिर से उसको इंक्रीज करके कहां भेज देते हैं, जनरेटर में। सो दो प्रेशर में हमारा ये इस पूरी साइकिल को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक हायर साइड और दूसरा लोअर साइड। हायर साइड में कौन कौन से इक्विपमेंट है, जनरेटर और कंडेंसर, और लोअर साइड में है हमारे इवेपोरेटर और एब्जॉर्बर। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, डिस्कस करेंगे कि जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसका सीओपी कैसे निकाला जाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को स्कीमेटिकली यहां पर दिखाया है कि कहां से हीट आ रही है, कहां से वर्क आ रहा है और कहां से हीट जा रही है। तो उसको आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम है जो कि कंटिन्यूसली रन कर रहा है एक साइकिल पे। ये है टीजी, क्या है, ये है जनरेटर का टेम्परेचर, और हीट क्यूजी जो हम जनरेटर को दे रहे हैं, यानी कि जनरेटर में जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो है क्यूजी।
उसके बाद टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर, जहां पर रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हमने माना है QE। ऐसे ही जो T0 है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या आउटसाइड टेम्परेचर हम कह सकते हैं, और यहां पर हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है कहां से, एब्जॉर्बर से और कंडेंसर से। तो QC है कंडेंसर से जो हीट जा रही है रिजेक्ट हो रही है, और QA है जो हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है कहां से, एब्जॉर्बर से। तो QG आ रही है सिस्टम में, QE आ रही है सिस्टम में, जबकि सिस्टम से बाहर कौन सी हीट जा रही है, QA और QC। इसके साथ ही जो WP है वो हमारा वर्क है जो हम पंप को रन करने के लिए कर रहे हैं। So if we assume that heat rejection at absorber and condenser take place at same external heat sink temperature T0, the vapor absorption refrigeration system operates between three temperature TG, T0 and TE। अगर हम मान लें कि जो हमारा एब्जॉर्बर है और कंडेंसर है दोनों ही एटमॉस्फेयर के साथ में हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो उनका हीट सिंक है एक ही टेम्परेचर पे T0 पे है, तो पूरी साइकिल हमारी तीन टेम्परेचर के साथ में इंटरेक्ट कर रही है। पहला है TG जो कि जनरेटर का टेम्परेचर है, दूसरा है TE जो कि हमारा इवेपोरेटर का टेम्परेचर है, और तीसरा टेम्परेचर है T0 जो हमारा एम्बिएंट या फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जहां पर हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं कंडेंसर और एब्जॉर्बर से। सो हम COP निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस सिस्टम पर फर्स्ट और सेकंड लॉ की मदद से इसका COP कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो हमने यहां पे लिखा है TG इज जनरेटर टेम्परेचर, TE इवेपोरेटर टेम्परेचर, T0 एम्बिएंट टेम्परेचर या फिर हीट सिंक टेम्परेचर, जहां पर हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या बताता है, अगर कोई सिस्टम एक साइकिल पर रन कर रहा है, क्लोज साइकिल पर रन कर रहा है, तो उसमें जितने भी हीट ट्रांसफर होंगे उन सब का सम किसके बराबर होगा, वर्क ट्रांसफर, यानी कि जितने भी वर्क ट्रांसफर हो रहा है उनके लिए बराबर। तो हमारा यहां पर सिस्टम में हीट ट्रांसफर कौन सा हो रहा है, QG, QE, QA और QC, और वर्क ट्रांसफर हो रहा है WP। लेकिन जो हमारा वर्क डन पंप पर है यानी कि WP है, उसको फ्रेंड्स हम कर देते हैं नेग्लेक्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम है, इसलिए पंप का जो वर्क डन है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हीट इंटरेक्शंस बची। पहली जो हीट हम दे रहे हैं कहां पर, जनरेटर में, दूसरा हीट जो हम एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम कहां से, एवेपोरेटर से, और उसके बाद जो हीट हमारा सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है कहां, एटमॉस्फेयर में, QA और QC। तो हम QG प्लस QE इक्वल टू QA प्लस QC, क्योंकि जो हीट सिस्टम में आती है फ्रेंड्स उसको हम मानते हैं नेगेटिव। थर्मोडायनेमिक्स में अगर कोई हीट सिस्टम के अंदर आ रही है तो उसको हम मानते हैं नेगेटिव, और जो सिस्टम से हीट बाहर जाती है उसको हम मानते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को एक तरफ रखेंगे और नेगेटिव को एक तरफ रखेंगे और इक्वेशन लिखेंगे तो हमें मिलेगा QG प्लस QE, क्योंकि ये दोनों हीट हमारी आ रही हैं सिस्टम में, और किसके बराबर होंगी, QA प्लस QC, क्योंकि ये हीट हमारी जा रही है सिस्टम से बाहर। अब अगर हम दूसरा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो वो हमें बताता है कि जो चेंज इन एंट्रोपी है यानी कि डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स, वो क्या होगी, वो या तो इक्वल टू 0 होगी या फिर ग्रेटर देन 0 होगी किसी भी साइकिल के लिए या सिस्टम के लिए। अब जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है उसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग। सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारा पूरा एक यूनिवर्स बनता है। तो यूनिवर्स जो चेंज इन एंट्रोपी इन यूनिवर्स है उसको हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, चेंज इन एंट्रोपी इन सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी इन सराउंडिंग। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो तो एक साइकिल पे रन कर रहा है, एक क्लोज साइकिल पर हमारा पूरा का पूरा सिस्टम रन कर रहा है। तो जब सिस्टम हमारा एक साइकिल पे रन कर रहा है तो हमारा डेल्टा S यानी कि चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो एंट्रोपी है वो हमारी एक प्रॉपर्टी है,
और प्रॉपर्टी जो भी होती हैं वो फॉर ए सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल, उसका प्रॉपर्टी का चेंज क्या होता है, 0 होता है। जैसे अगर हम माने कि स्टेट 1 से लेके, यहां पर आप देख सकते हैं स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक हम जा रहे हैं, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और ये हमारी साइकिल हमारी रन कर रही है। मान लीजिए T1 से हमने स्टार्ट किया और टेम्परेचर कहां तक गया, T2 तक। उसके बाद वापस हमारी साइकिल कंप्लीट करनी है तो T2 से हम कहां आ गए, T1 पे, यानी कि हम जहां से स्टार्ट किए थे हमारा टेम्परेचर, हम उसी स्टेट पर पहुंच गए। तो अगर कोई सिस्टम एक साइकिल पर वर्क कर रहा है तो उसमें जो चेंज इन प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, 0। टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो रहा है लेकिन वापस T2 से T1 हो जा रहा है, तो हमारा टोटल चेंज क्या हो गया, 0। सो यही केस हमारा एंट्रोपी के लिए भी होता है कि एक साइकिल में अगर कोई भी सिस्टम हमारा साइकिल पे रन कर रहा है तो उसमें चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगा, 0। सो फ्रेंड्स हमारे पास क्या बचा, डेल्टा एस सराउंडिंग, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी इन सराउंडिंग, वो किससे या तो इक्वल टू 0 होगी या फिर 0 से ज्यादा होगी। 0 किस केस में होगी, जब हमारा सिस्टम इरिवर्सिबल होगा, सॉरी रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है तो वो हमारा चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगी 0। और अगर सिस्टम इरिवर्सिबल है यानी कि रियल सिस्टम है जिसमें हमारे मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट्स और फ्रिक्शन ये सब हम इंक्लूड कर लें तो हमारी एंट्रोपी हमेशा 0 से ज्यादा होगी। सो हम यहां पर अगर हमारा सिस्टम रिवर्सिबल है तो उस केस में हमारा जो हीट इंटरेक्शंस हैं सराउंडिंग के साथ उनको हम कंसीडर करें और चेंज इन एंट्रोपी निकालें तो हम लिख सकते हैं QG, ये हमारा सिस्टम में हीट एंटर कर रही है तो ये माइनस होगी और इसकी वजह से चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, माइनस QG बाय TG। TG क्या है, टेम्परेचर ऑफ जनरेटर। ऐसे ही इवेपोरेटर की वजह से क्या एंट्रोपी चेंज होगी, हीट इंटरेक्शन जो हो रहा है इवेपोरेटर में, माइनस QE बाय TE। इन दोनों को फ्रेंड्स हमने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि हीट हमारा सिस्टम में एंटर कर रही है और जो हीट थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एंटर करती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद हमारी दो हीट और इंटरेक्शन हो रही है, वो है QA और QC, और ये दोनों हमारी सिस्टम से जा रही हैं बाहर, तो ये दोनों होंगी दोनों पॉजिटिव। सो QA और टेम्परेचर क्या है जिसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है वो है T0। ऐसे ही QC भी किस पर इंटरेक्ट कर रही है, T0 पे। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, QA बाय T0 प्लस QC बाय T0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई चेंज इन एंट्रोपी विद सराउंडिंग। तो आप यहां पर हमने T0 है तो इनको एलसीएम ले लेंगे तो ये QA प्लस QC हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने से यूज करते हुए हमने जो इक्वेशन निकाली थी, QA प्लस QC किसके बराबर है, QG प्लस QE के। तो हम QA प्लस QC के जगह पे रख देंगे QG प्लस QE और इसको अलग अलग ले लेंगे, QG बाय T0 प्लस QE बाय T0। अब जो QG वाली टर्म्स हैं उनको फ्रेंड्स एक साथ ले लेते हैं। तो QG हमने कॉमन ले लिया तो हमें अंदर में क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1/T0 माइनस 1/TG। और ऐसे ही हमने QE वाली टर्म्स को एक साथ ले लिया और इसको राइट साइड में ले गए, तो हमारे पास जो बचा वो है QE और ब्रैकेट में हमारे पास बचा 1/TE माइनस 1/T0। तो यहां पर अगर हम इनका एलसीएम ले लें फ्रेंड्स तो क्या बनेगा, QG बाहर कॉमन है और इनका डिनोमिनेटर आ गया T0 TG और ऊपर में हमको न्यूमरेटर में मिल जाएगा TG माइनस T0। ऐसे ही राइट साइड में भी T0 और TE को अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा T0 माइनस TE। यहां पे आप देख रहे हैं कि T0 से T0 हम कैंसिल कर सकते हैं। साथ ही अगर हम इस इक्वेशन में फ्रेंड्स QE अपॉन QG को हम राइट साइड में ले जाएं और जो ये T0 माइनस TE अपॉन TE वाला जो टर्म है इसको अगर हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले आए, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी, TG माइनस T0 डिवाइडेड बाय TG अपॉन T0 माइनस TE डिवाइडेड बाय TE, और राइट साइड में हमको मिलेगा QE बाय QG। तो QE क्या है फ्रेंड्स, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम इवेपोरेटर, जहां पर हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, ये वो हीट है।
तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कि इवेपोरेटर में हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वही तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है फ्रेंड्स। जो हमको रिक्वायर्ड कूलिंग जो है वो हमारी कहां मिलती है, इवेपोरेटर में। तो हमारी जो QE है वो किसके बराबर है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बराबर। ऐसे ही जो हमारा QG है फ्रेंड्स, वो क्या है, हमारा हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। और हीट सप्लाइड क्या है, यानी कि हमें जो काम करना पड़ रहा है सिस्टम पे वो क्या है, वो QG है। तो QG किसके बराबर हो गया, हमारा वर्क डन के बराबर। तो और जैसा कि हम जानते हैं COP क्या होता है फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो हम क्या लिख सकते हैं COP को, QE बाय QG, क्योंकि QE क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और QG क्या है, वर्क डन। सो COP को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर जो हमारी इक्वेशन आई है इससे अगर हम QE बाय QG को हम वैल्यूज ले लें तो ये बन जाएगा TG माइनस T0 डिवाइडेड बाय TG और मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली टर्म्स को अगर हमने उल्टा कर दें तो TE ऊपर चला जाएगा, TE अपॉन TO माइनस TE, जहां पर TG है हमारे जनरेटर का टेम्परेचर, T0 है हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर या बाहर का जो टेम्परेचर है, और TE क्या है, इवेपोरेटर का टेम्परेचर। फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन हमने COP की यहां पर निकाली है ये हमें देती है मैक्सिमम COP ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो इस इक्वेशन से जो हमें COP मिला वो हमारा मैक्सिमम COP है जो किसी भी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हमको मिल सकता है अगर वो 3 टेम्परेचर के बीच में फंक्शन कर रहा है, TG, TE और T0। अगर हमको ये तीनों टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाए तो हम किसी भी VRF सिस्टम का COP कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है हम उसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा VRF सिस्टम में रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। साथ ही हम इलेक्ट्रोलिक्स जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून एंड थैंक यू।